I hope sound and screen is proper. So today we will be discussing the DPPs and then module. So let me open the DPP. आपका मैग्नेटिज्म में टेस्ट होने वाला है, तो डीपीपी जो लास्ट में दी थी मैं एक बार उसको ओपन कर लेता हूँ. अगर उस पर कोई आपके डाउट्स बचे होंगे तो उसको पहले प्रायोरिटी दे देते हैं. इसकी लास्ट वाली डीपीपी 10th ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म जिसका नाम दिया था उसको पूरा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड भी नाम दे सकते थे. इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कई सारे थे. यस, तो अगर इस पे कोई डाउट आपका है, अगर आपने ट्राई किया है, क्योंकि आपका जो टेस्ट का सिलेबस है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म से, तो आप पूछ सकते हो. आपके पास डीपीपी होगी, आपने सॉल्व किया होगा, चेक कीजिए. एंड इफ देयर इज डाउट लेट मी नो. डाउट्स आपको पूछने होंगे, अगर आपके पास हैं, तो नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 और 13 है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, फिर 13 के बारे में आते हैं. मीन टाइम में आपको याद रहता आता रहे तो आप पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 सेज, थोड़ा हाईलाइट बड़ा कर देते इसको, 4th को. It's a center of two circular coils P and Q having same number of turns are located at the coordinate this and this. So these are the coordinate of the center of circular coils, such that the plane of coil 1 is perpendicular, that the plane of coils are perpendicular to x and y axis respectively. Okay. The area of cross section of coils P and Q are in this ratio. तो ये रेडियस के बारे में बेसिकली बता रहे हैं. P coil has this much current in clockwise sense. Q has this current in anti-clockwise sense, as seen from the origin. Okay. A small compass needle is placed at the origin. Find the deflection of the needle. Assuming that our field negligible, radii of the coil is very small compared to the distances that we are using. तो इस पर क्या किया उसने, पिक्चर नहीं बनाया. सो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पहले पिक्चर बनाओ और इसके बाद फिर उसके फॉर्मूलाज लगाने के बाद सॉल्व करो. तो पिक्चर बनाना अपने आप में एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है. सो लेट्स से ड्रॉ करते हैं. ये एक्स एक्सिस है, लेट्स से यहाँ पर वाई एक्सिस है. एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. आफ्टर दिस एक्सिस वी नीड टू ड्रॉ द कॉइल्स. कॉइल्स के लिए ये एक कॉइल आपकी प्रेजेंट है 0.4, पर, और उसकी जो एक्सिस है, उसका जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है. एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक ऐसा कॉइल आएगा. दूसरा वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन वाला कॉइल ऐसा आएगा. So this is one center, another is this center. फर्स्ट के कोऑर्डिनेट है 0,4. इसका तो ये जो डिस्टेंस है वो 0,4 है. यहाँ पर भी लिख सकते हैं 0,4 है. ये 0,3 है, सॉरी 0.3 है, डेसिमल 3 है.
सो और ये ओरिजिन है आपका। फिर करेंट्स के बारे में देखना है। पी किसका नाम देना है, पी इसको नाम देना है जो यहाँ पर है। सो दैट्स पी, दैट्स क्यू। पी पर करंट रन कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो अगर आप यहाँ से वॉच करते हो, ओरिजिन से आपको क्लॉकवाइज दिखाना है। तो क्लॉकवाइज के लिए आप देखोगे कि कुछ ऐसा करंट चलना चाहिए। और वो जिसमें हमने लाइन नहीं बनाया, एरोज नहीं बनाया, वो इनसाइड द स्क्रीन वाला पोर्शन है। तो यहाँ से अपने को क्लॉकवाइज नजर आता है, वो नजर आएगा ओरिजिन से। इस वाले में क्यू पे जो करंट जाने वाला है वो कैसा जाएगा, तो क्यू का करंट इसने बोला है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर इस तरह से मैं बनाता हूँ तो वो क्लॉकवाइज में जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा जाना चाहिए। अगेन जिसमें एरो दिखाया गया वो बाहर वाला पार्ट है, और जिसमें एरो नहीं है वो अंदर वाला पार्ट है। उसको दिखाने के लिए, ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, तो सबने को याद रह जाता, समझ में आ जाता है कि हाँ वो पोर्शन अंदर है पिक्चर में। एनीवे, इसके बाद में आपसे बोलता है कि कंपास नीडल यहाँ पे रखा गया है ओरिजिन पर, उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा बताइए। तो नीडल का डिफ्लेक्शन कैसे आता है, तो वो तो उसका डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। और बेसिकली अपने को ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी वजह से, ये पी की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालोगे, तो जब पी की वजह से वहां पर फील्ड निकालोगे तो वो फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। दैट विल बी द फील्ड बिकॉज ऑफ पी। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ये तो यहाँ पर पी की डायरेक्शन ये जाएगी, बी ड्यू टू पी, एक्सिस की तरफ रहती है। और इससे कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी क्यू डायरेक्शन ओवर हियर। तो जो कैंपस नीडल का डिफ्लेक्शन आएगा वो किधर आएगा, उसको अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है, सो वी कैन से इट मस्ट बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। अब ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में कुछ बोला होगा। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, कहाँ से मेजर करना है। जैसे कि एक्स एक्सिस से मेजर करना है, तो फिर ये एंगल थीटा अपने को बताना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि जो tan थीटा होगी दैट इज गोइंग टू बी बी क्यू डिवाइड बाई बीपी। अब बीपी और बीक्यू कैसे पता करना है, उसके लिए आपको डिस्टेंस दी गई, करंट कैरिंग लूप से आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला बनाएंगे। उस फॉर्मूला के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा, पी का भी और क्यू का भी। फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, बहुत सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, थीटा अपने को यहाँ से पता चल जाएगा, वही अपना डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निगलेक्ट किया गया है, इसका मतलब है कि इसमें अर्थ का कोई फील्ड रोल प्ले नहीं कर रहा होगा, टोटल का टोटल यही आएगा, उसी को यूज करना था। जब इसकी कैलकुलेशन आप कर रहे होगे तो चलेगा ना। इसके एरियाज वगैरह अपने को दे रखे, तो उस एरिया से हम रेडियस भी निकालेंगे, क्योंकि आपको इसके आर पी की जरूरत पड़ेगी, रेडियस ऑफ पी, आर क्यू की जरूरत पड़ेगी, रेडियस ऑफ क्यू, आप जानते हो। तो एरियाज के रेशियो से पता चल जाएगा। और बेसिकली आप इनको आर पी आर क्यू के टर्म में रखोगे, रेशियो आएगा, फिर रेशियो के एरिया में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। पिक्चर कॉपी कर लो, इसके बाद आप जरूर कर लोगे। इसके बाद मैं 13 पे आता हूँ। करेंस I1 I2 जो भी थी वो भी अपने को दे रखी है, तो जितना भी इन्वॉल्वमेंट है सारा कुछ पता है। Let's come to question number 13. यहाँ पे 13 थे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कर लिया हो 13 को, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। इट सेज कि एक चार्ज पार्टिकल है, इस तरह क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछ लिया जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये पॉपुलर एग्जाम को लेकर के, उसमें कई तरह के वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं। सो इट सेज एक चार्ज पार्टिकल है और मास है, एक रीजन में मूव कर रहा है, वेयर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, दोनों यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शंस वगैरह बताया नहीं अभी, और ये जरूर बताया कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिगर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से ई की डायरेक्शन है, यही बी की डायरेक्शन है, और अगर पैरेलल बनाए गए हैं तो बेटर है कि उनको हम लोग एक्स डायरेक्शन में या किसी एक डायरेक्शन में इंडिकेट करा देते हैं। कौन सी डायरेक्शन में इंडिकेट कराते हैं आपकी चॉइस है। At equal to 0, the velocity v naught of the particle is perpendicular to e. So एक velocity initially इसकी velocity इधर है और ये v naught है। Assume that its speed is much smaller than light speed. Find the velocity v of the particle at t time. T time पर हमने को इसकी velocity पता करनी। You must express your answer in terms of t, q, m, v naught, e, b और इनके magnitudes. Okay, guys, so let's try to find it out कि क्या चल रहा होगा। तो अगर ये इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो किसी टी टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी वो अपने को पता करना है। सो ये पार्टिकल कैसा चल रहा होगा, आप देखोगे कि ये इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, एक्सेलरेशन इधर, फिर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, तो वो इस तरह से मूव कराना चाहेगा पैराबोला पे। बी क्या करेगा, बी के लिए आप जानते हो जब ये मूव कर रहा होगा किसी लोकेशन में तो वी क्रॉस बी का एक फोर्स लग रहा होगा, तो v क्रॉस बी स्क्रीन के अंदर ले जाने की बात करेगा या बाहर लाने की बात करेगा, तो 3 डायमेंशनल मोशन जाने वाली है। तो इस 3 डायमेंशनल मोशन को आपको किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना उसने बोला है, आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में नहीं, रादर के मैग्नीट्यूड्स के टर्म में या वेक्टर्स के टर्म में बताना है। तो ठीक है, अगर आप आई कैप, जे कैप, के कैप भी यूज करते हो तो बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडिया क्या होगा, आइडिया ये होगा कि इस पे फोर्स निकाला जाए, फोर्स, और जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी टी टाइम पर फोर्स लगेगा, हाउ मच, q the charge into e plus q the velocity at that instant of time cross b. This will be the net force acting at any instant. अगर ये नेट फोर्स लग रहा है तो इसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसी को हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली m dv by dt। सो यहाँ से अपने को कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि dv dt में एक रिलेशन आ जाएगा। लेट्स अगर वेक्टोरियली आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा dv by dt is equal to q by m within the bracket e plus v cross b। Now you'll find कि b तो कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, v वैरी कर रहा है, और साथ ही साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट है। v वैरी करेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का साइन वगैरह भी आएगा, आप जानते हो। तो क्या इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएंगे यहाँ के बाद, या फिर हमको कंपोनेंट्स पे जाना चाहिए। अगर इसको हम लोग नीचे लेकर के आते हैं तो ये 1 प्लस ए प्लस बी एक्स टाइप का कुछ बन रहा होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म में है। और बेटर होगा कि हम इसको कंपोनेंट्स में ले जाते हैं और फिर अलग अलग कंपोनेंट्स को डील करते हैं। सो आप बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, मैं आपको आइडिया कर देता हूँ। किसी भी टाइम पर जिसकी वेलोसिटी आएगी, क्या उस वेलोसिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं, उसका एक एक्स कंपोनेंट आ सकता है, वाई कंपोनेंट आ सकता है और जेड कंपोनेंट आ सकता है। तो अगर हमको एक्स वाई जेड ये कंपोनेंट्स मिल गए तो टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। अब अपने को 3 वेरिएबल्स जाने वाले हैं, 3 इक्वेशंस लगेंगे। अच्छा, ई वेक्टर को कैसे रिप्लेस कर देना है, ई वेक्टर को जिस तरह से हम लोगों ने यूज किया था वो आई कैप डायरेक्शन में रखा है। बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट्स बी इन आई कैप, और वी को अपने पता चल गया कि किस तरह से लिखना है। सो इस इक्वेशन को हम लोग 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी इसको वी रहने देते हैं और डी टी रहने देते हैं, या फिर आप ऐसा चाहो तो प्रॉपर लिखना चाहो तो इस तरह से लिख लो, डी अपॉन डी टी लगाना है किस पे, वी पे। वी आपका वी एक्स आई है प्लस वी वाई जे है प्लस वी जेड के, इससे आपको 3 डी एक्स मिलेंगे, डी अपॉन डी टी बेसिकली। इसके बाद राइट हैंड साइड में जब आओगे क्यू बाई एम आएगा, और ई की जगह पर आप ई आई कैप लिखने वाले हो, प्लस इनका क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। तो v को आगे रखना है, b से क्रॉस करना, i के साथ क्रॉस करना है। जब आप क्रॉस कर रहे होगे तो b तो एक आएगा ही आएगा,
साथ में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। विद इन द ब्रैकेट आई क्रॉस वी की जगह आई आएगा, उसका क्रॉस आई से करोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, यानी जो वी एक्स वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा। फिर वी वाई के टर्म में जे क्रॉस आई आएगा, जे क्रॉस आई माइनस के होता है तो ये माइनस वी वाई के कैप बनेगा। फिर के क्रॉस आई बनेगा तो के क्रॉस आई जे होता है तो ये वी जेड जे कैप बनेगा। नाउ अगर ये इक्वेशन वेक्टोरियली बराबर है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट आइडेंटिकल कंपोनेंट्स बराबर होंगे, वाई कंपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, जेड कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे 3 इक्वेशंस जो बनने वाली है वो मैं अलग अलग लिखता हूँ। तो एक इक्वेशन आएगी डी वी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई कॉफिशिएंट, आई इज दिस। सो आप पाओगे कि जो डी वी एक्स अपॉन डी टी है दैट इज गोइंग टू बी क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, दैट्स ऑल। फिर अपने को चाहिए थोड़ा सा और स्पेस की जरूरत पड़ रही है, तो डी वी एक्स बाई डी टी के बाद डी वी वाई बाई डी टी लगेगा, वो जे कॉफिशिएंट से आ रहा है तो इसका जे कॉफिशिएंट यहाँ पर है, उस जे कॉफिशिएंट को जब आप बारो करोगे तब को मिलेगा ये बी वी जेड आएगा। फिर डी वी जेड बाई डी टी लगेगा अपने को, जब डी वी जेड बाई डी टी की बात करोगे तो आएगा माइनस बी वी वाई। ये 3 इक्वेशंस आपको बन गए। अब यहाँ से हम वी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से वी वाई, यहाँ से वी जेड। एक बार ये वी एक्स वी वाई वी जेड आ गया तो यहाँ पर रख देंगे जो भी हमारा वी का एक्सप्रेशन था, अपने को फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा ना। इसको सॉल्व करना इजी जाएगा क्योंकि ये सारा का सारा कांस्टेंट है। तो किसी भी टाइम पर आप देखोगे ऐसे जैसे लिखोगे डी वी एक्स की वैल्यू आएगी क्यू ई डिवाइड बाई एम डी टी, फिर आप इंटीग्रेट कराओगे, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जीरो थी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी वो वाई डायरेक्शन में ही थी। टी टाइम पर कितना वेलोसिटी आएगा, लेट्स कॉल इट एज अ वी एक्स, तो वी एक्स की वैल्यू आपको मिल जा रहा है क्यू ई टी डिवाइड बाई एम। इसको हम लोग डायरेक्टली जस्टिफाई भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स लगाएगा तो जीरो वेलोसिटी से जो यहाँ पर है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन आ जाएगी, u जीरो है ए टी के बराबर हो जाएगा, a फोर्स अपॉन एम आएगा, यू नो दैट। तो ये vx निकल के आ गया। अब चैलेंज ये है कि इन दोनों से इनको कैसे हैंडल किया जाए। जब हम लोग इनको हैंडल कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक vz आ रहा है और यहाँ पर vy आ रहा है, जबकि इसको vy से इंटीग्रेट करना था और इसको vz के साथ इंटीग्रेट करना था। तो कुछ आप ऐसा भी कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों को आपस में वी वाई और वी जेड में एक रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर उस रिलेशन को बाद में यूज कर लेंगे। तो इन दोनों को अगर आपस में आप डिवाइड कर देते हो, लेट्स से डिवाइड कर देते हो, तो अपने को क्या मिल जाएगा, डी वी वाई अपॉन डी वी जेड। अब जानते हो डिफरेंशिएशन को भी हम लोग इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम माइनस वी जेड अपॉन वी वाई। फर्दर इंटीग्रेशन कर दो या फिर इसको इंटीग्रेशन फॉर्मेट में ले आओ तो ये बन जाएगा वी वाई वी जेड डी वी वाई is equal to minus vz dvz। ये वन ऑफ वे ऑफ डूइंग इट है। इसके बाद आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। आपको पता है कि जब इनिशियली vz कितना था, जीरो, vy कितना था, v नॉट, और ये फाइनली vz बनेगा और ये फाइनली vy बनेगा। आप देखोगे कि ये वी स्क्वायर बाई टू आएगा तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा, वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर विद माइनस है। तो अपने को जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर is equal to v naught square. So this is how the velocities y and z are going to depend on each other. Make sense? Then after क्या करना है, अब आप किसी दो में से किसी एक को पिक कर लो क्योंकि उसको आपको टाइम का रिलेशन चाहिए। जब आप किसी एक को पिक करोगे तो जैसे vz की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ से अगर हम vz कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या निकल के आता, स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर। अब इसको आप इस इक्वेशन के साथ एसोसिएट कर लो। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप मैथ्स में सीखते हो, तो इसमें थोड़ी सी मैथ बढ़ा ली गई है। और ये वी नॉट स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, वी वाई स्क्वायर पे चलेगा। सो इसके लिए आप एक इंटीग्रेशन कर लो, डी वी वाई अपॉन दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी वाई का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर एडवांस में ही आएगा।
और मेंस में आएगा तो इजी वर्जन दे देगा आपको इसको। 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी, v नॉट। फाइनली t टाइम पे कितना वेलोसिटी आ जाएगा, vy। क्या इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आप यहाँ से vy निकाल देते हो? एक बार आपको vy मिल गया तो ये फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। फिर इसको आप इसी इक्वेशन में वापस रख दोगे तो vz भी मिल जाएगा। vy आया तो vz भी आ गया। vy vz दोनों आने के बाद अपने को वेलोसिटी मिल गया x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन तीनों का। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे डिमांड क्या किया है, क्वेश्चन ने आपसे यही डिमांड किया है कि आप अपना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताइए किसी टी टाइम पर। फिर सभी को यहाँ पर रख देंगे, सभी वेक्टर इज गोइंग टू बी vxi प्लस vyj प्लस vzk। ओके, स्टेप्स को कॉपी कर सकते हो और जो स्टेप आपको री एक्सप्लेन करवाना हो तो आप बोल सकते हो। यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर देने की जरूरत पड़ेगी तो ऑप्शन के बेसिस पे काम चलेगा, या फिर आपको इसको आई कैप जे को एलिमिनेट करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। आई कैप को आप चाहो तो बी वेक्टर की डायरेक्शन से रिप्लेस कर सकते हो या ई वेक्टर की डायरेक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। जे डायरेक्शन निकालना होगा तो इनिशियल क्योंकि वी नॉट वेक्टर था उसकी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वी नॉट इज अ वेक्टर। तो ई बी आई को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, वी नॉट जे को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, तो के रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे तो के निकल आ जाएगा। आप जानते हो डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है दो वेक्टर्स का, तो वहां से यूज कर सकता है। ओके, सो दिस वाज योर 13th। एनी अदर डाउट ऑन दिस डीपीपी? ये इस तरह के ग्राफ भी एग्जाम के लिए पॉपुलर होते हैं, आप कर पाते हो तो ठीक है, वरना मैं एक्सप्लेन कर दूं। ग्राफिकल क्वेश्चंस कई सारे पूछता रहता है। और यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जैसा कुछ पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछे है, तो ये 3D पिक्चर्स आपको विजुलाइज करना आना चाहिए। एनी डाउट, इफ एट ऑल you have a time you can ask, otherwise I can go for the next DPP or maybe the module। DPP जो है वो EMI का है, आप चाहो तो मॉड्यूल का क्वेश्चन पहले पूछ लो क्योंकि उसका भी टेस्ट होने वाला है। So what you डू यू हैव एनी डाउट ऑन दिस? आपको डाउट पूछना चाहिए, अगर आपके पास डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको पढ़ा देता हूँ आगे, क्या को अपने को टाइम को स्किल करने का। मैं मॉड्यूल ओपन कर ले रहा हूँ, अब मॉड्यूल के बारे में कुछ बोल रहे थे। सो मॉड्यूल 10 और जो वो डीपीपीज हैं, अगर मॉड्यूल में डाउट्स नहीं होंगे तो फिर हम उस डीपीपी को खोल देंगे जो आपकी ईएमआई चल रहा है अभी। ये अपने पास मॉड्यूल है और इस पे आपको कहाँ पर डाउट है, कौन सी एक्सरसाइज पे, वो आप बोल सकते हो। कुछ डिस्कशन हुआ है शायद इसका, अगर नहीं हुआ है तो फिर हम लोग बिगनिंग से कर सकते हैं। You need to recall। It seems like कि कुछ डिस्कशन हुआ था। Have we discussed any part of this? सर एक्सरसाइज 1 हो गई थी, 2 भी हुई थी, 2 भी हो गई थी। पूरी नहीं हुई थी 2। हाँ, तो 2 में जो बचा हुआ डाउट हो तो आप वहां से रेज कर सकते हो। कहाँ तक हुआ था, कुछ आइडिया? Which was the last question that we had? मैंने बोला था ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डीपीपी में भी देखे थे। सो एक्सरसाइज 2 पर अगर बचा हुआ कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 2 मैग्नेटिज्म, जितना हो गया उसके आगे वाला। एनी डाउट ऑन 2?
आप लोगों के डाउट इतने कम आ रहे हैं, इसका मतलब आई डोंट नो कि क्या समझा जाए। आपको पूछना चाहिए इन केस अगर आपने ट्राई किया और आपसे नहीं हो रहा है। अगर नहीं ट्राई किया तो आपको ट्राई करना भी चाहिए। ऐसा लीस्ट लाइकली है कि सभी ने सभी क्वेश्चंस कर लिए हो। अगर 2 आपका कंप्लीट हो गया बाय चांस और आइदर वे, तो हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 पे जा सकते हैं। ट्राई नहीं किया है, ओके। सब लोगों ने ट्राई नहीं किया है। ऐसी भी बहुत बाकी है। तो प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाना चाहिए आपको। हालांकि अभी तो मेंस का टेस्ट है, उतना ज्यादा टफ नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब एडवांस आएगा तो फिर आपको तब तक इसको आपको ट्राई करने का बनता है। और आप ट्राई नहीं कर पाते हो ना, और टेस्ट आ जाता है, इसी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स कम आते हैं तो आपको लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लर्निंग का इशू है, जबकि आपको लर्निंग रहता है, लेकिन वो प्रैक्टिस थोड़ी सी टाइम लैग के साथ चलती है, इसलिए मार्क्स कम करता है। So practice should be increased or brought parallel to the ongoing syllabus. और चलेगा। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो फिर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, कुछ लास्ट क्लास में बताया हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं। आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर जब आप ट्राई कर लें तो हम लोग उसका डिस्कशन रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। डिस्कस करने से कई सारे फायदे होते हैं। एक तो अगर आपने कर भी लिया है या सोल्यूशन देख भी लिया है तो बताने के बाद आपको अच्छे से जमता है। दूसरा, अपना डाउट भी पूछ सकते हो। तीसरा, आपको अल्टरनेट मेथड्स भी मिल जाते हैं। और चौथा, बार बार जब आप देखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीजें ब्रेन में इजीली फ्रीज होती है। और हम लोग इसका डिस्कशन बाद में भी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। उसके लिए भी हम लोग टाइम निकाल लेंगे जब भी आप बोलेंगे। एक्सरसाइज 2 का 56 है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैं जरूर बताता। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 56। और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि अब लोगों ने डिस्कशन के लिए रखा है लेक्चर, तो बेटर भी कि आपकी तरफ से इनपुट आना चाहिए कि क्या आपको चाहिए। मोर ओवर, इन केस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में डाउट जा रहा होता है तो हम लोग उसको और इलेबोरेट करके डील कर सकते हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर कुछ और क्वेश्चन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जैसा आपने पूछा है, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये बोलता है कि पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, इसको क्यू बाई एम को स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। तो कई बार वो ऐसा वर्ड यूज करेगा स्पेसिफिक चार्ज, इसका मतलब है वो क्यू बाई एम है। अगर ऐसा मान लीजिए बोलता है स्पेसिफिक चार्ज है सिग्मा, मतलब क्यू बाई एम की वैल्यू सिग्मा है। So this is projected in a uniform from the origin of coordinates with initial velocity given. Uniform magnetic electric magnetic fields both are existing in the region along the plus y direction of E and V values. तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस वाई डायरेक्शन में उसने बता दिया। द पार्टिकल विल डेफिनेटली रिटर्न टू द ओरिजिन वंस इफ। तो आप पार्टिकल को ओरिजिन पर डेफिनेटली लेकर के आना चाहते हो। ओके, गुड। उसके लिए अपने को बताना है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या कंडीशन आनी चाहिए, और ये पार्टिकल चलता कहाँ से है, चलता है ओरिजिन से, और उसको ओरिजिन पर फिर से वापस लाना है। दैट्स द पॉइंट। कैसे इसको समझना है कि ओरिजिन पे इसको एटलीस्ट वंस या फिर एक बार लेके आना है, तो फिगर अपने लिए हेल्प करेगी। तो लेट्स से ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि वेलोसिटी अपने को एक्स वाई प्लेन में दी गई है, तो एक्स वाई प्लेन को बना लेते हैं। वेलोसिटी दिखती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी दिख रही है, चलता है। मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन इधर दी गई है, बोथ आर इन द प्लस वाई डायरेक्शन, P एंड P।
The particle that you are projecting has a velocity component in one direction as u, और डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी माइनस जेड डायरेक्शन में भी है। तो ये फिगर बनाने से आपको दिखना लग स्टार्ट हो जाता है कि क्या क्या कर सकते हैं। ये इनिशियली है, ओरिजिन से चल रहा है। आप जाओ पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस कंपोनेंट को चेंज करेगा, एक्स डायरेक्शन वाले को। मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन वाले सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को चेंज करेगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के जो पैरेलल कंपोनेंट होता है ना, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, परपेंडिकुलर पे लगता है वेलोसिटी के। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो होता है फील्ड की डायरेक्शन में आता है, यानी उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट को चेंज करेगा। अब ये जो पार्टिकल है इस स्ट्रेट लाइन पे तो चलेगा नहीं, क्योंकि इस पे एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा किसका, v क्रॉस b का। v क्रॉस b जब आप करोगे तो प्लस जेड डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग इन द प्लस जेड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट इन अ प्लस वाई डायरेक्शन। तो ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। नाउ ये जो आउटवर्ड लगा है फोर्स, ये फोर्स आपको ये पार्टिकल को बाहर की तरफ लेकर के आएगा। तो ये पार्टिकल कुछ कॉम्प्लिकेटेड पाथ पे चलेगा, ये आगे भी बढ़ेगा एक्स डायरेक्शन में, साथ ही साथ ऊपर भी लिफ्ट होगा, और साथ ही साथ नीचे भी जाएगा। तो ये नीचे जाकर के ऊपर लिफ्ट होने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये डाउनवर्ड जाकर के ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा रहता है तो ये जो सर्कल बनाता है वो कैसा सर्कल बनाता है, जो कि एक्स और जेड एक्सिस पे सर्कल बन रहा होता है। इस एक्स एक्सिस उसकी टेंजेंट का काम कर रही होती है, लेकिन वो ड्रिफ्ट होकर के नीचे भी जाने वाला है, ड्रिफ्ट होकर के नीचे भी जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी इधर है, हालांकि ये वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली है। अगर इसको ओरिजिन तक वापस आना है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऐसा सर्कल बन रहा है ऊपर वाई एक्सिस एक्स जेड प्लेन पर, उसका जो रिटर्निंग पॉइंट हो वो इसी पॉइंट पर है, और तब तक इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाए और ये रिटर्न होकर के यहाँ पर भी आ जाए। इसका मतलब एक टाइम पीरियड के बाद ऐसा बोलो, या फिर ऐसा बोलो कि इंटीग्रल टाइम पीरियड के बाद, अगर 2 टाइम पीरियड के बाद होता है तब भी चलेगा, 3 के बाद होता है तब भी चलेगा। तो इंटीग्रल टाइम पीरियड के बाद इसका ये वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाना चाहिए। तो टाइम ड्यूरेशन हम लोग एन टी ले लेंगे, जहां पर एन इंटीजर है। एन कुड बी 1 2 3 एंड 4 और व्हाटएवर। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कितना होता है वो आपको पता होगा, तो ये होगा एन इंटू टी। टी इज 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी, isn't it? So that is going to be this. इसके बाद आप देखोगे कि वाई डिस्प्ले इसी टाइम पर इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाना चाहिए, एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाना चाहिए, सॉरी ये वाई डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल वाला। सो हम बोलेंगे कि वाई इज ग्रेटर एज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ये जो वाई डायरेक्शन की मोशन है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं है, इसलिए हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। मोर ओवर वाई जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कल बन रहा होगा वो एक्स जेड प्लेन पे बनेगा, तो उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की चेंज हो रही होगी, वाई डायरेक्शन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम जीरो चाहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v माइनस डायरेक्शन में t प्लस हाफ ए पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा एफ ई बाई एम, दैट इज क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये बताएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कब कब जीरो हो सकता है। यहाँ से टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो जीरो आएगा, इनिशियली जीरो था, फिर एक कब हो सकता है, फ्यूचर में अगर कभी हो सकता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर होगा, दैट टाइम इज 2 टाइम्स v, और रादर 2 टाइम्स m इंटू वी लिख देते हैं, डिवाइड बाई क्यू ई, ये टाइम आएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं। नाउ वी विल राइट इट लाइक कि दिस कि ये जो t है ये इंटीग्रल टाइम के साथ बराबर हो जाना चाहिए। तो ट्वाइस एम वी अपॉन क्यू ई शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल टाइम 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। अब देखो क्यू से क्यू कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, m से m कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, अपने को मिल रहा है क्या,
थोड़ा सा स्पेस और चाहिए. इट्स गोइंग टू बी लाइक v divided by e is equal to integer type pi divided by b. So we are getting some sort of this कि v into b divided by pi into e. ये जो नंबर है वो इंटीजर के बराबर होना चाहिए. तो अगर ये नंबर इंटीजर के बराबर हो गया तो फिर ओरिजिन पर एक बार फिर से आने वाला है. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला और डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दिया, क्योंकि जहां से चला था वहीं पर वापस आएगा, तभी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. उस कंडीशन को यूज कर लिया. ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए. चेक कर सकते हो, 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई मैच कर जाएगा. E B V upon pi B, B V upon pi E. C option seems to be correct option. Now इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो लगा क्या है, लॉरेंज फोर्स वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, आपको दोनों को रीड करना था. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन जाएगा, सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन, तो कुछ नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स टाइप का मोशन कर रहा होगा. ओके, एनी अदर डाउट? आप लोगों ने EMI का जो DPP दिया था, क्या वो सॉल्व किया है? क्या उसके डाउट आप पूछ सकते हो तो मैं उस DPP को ओपन करूं. और अगर आपने वो भी सॉल्व नहीं किया है तो आपको बोलने का, तो फिर मैं आपको कुछ आगे पढ़ा देता हूँ, अगर आपका पढ़ने का मन हो तो. तो EMI के DPPs जो लास्ट 2 DPPs या 3 DPPs आपको मिले, डू यू हैव एनी डाउट ऑन देम? पढ़ने का मन है. ओके, पढ़ने का मन है, ठीक है. तो अब मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ. और पढ़ने में आपको आसानी रहती होगी, लेकिन केवल सुनना पड़ता है. क्वेश्चन पूछने में आपको ज्यादा ब्रेन लगाना पड़ता होगा. एनीवे, जो टू ऑन सीरियस नोट्स, आपको क्या करने का, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. और अगर आप मॉड्यूल को लेट से सॉल्व करते हो तो जब आपका सॉल्व हो जाया करे तो आप बोलने का, तभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. क्योंकि जब आप डाउट पूछते हैं तो आपका भी ब्रेन चलता है और आपको कई चीजें समझ में आती हैं. लेट्स कम बैक कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको समझते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं. सो लास्ट क्लास तक मैंने आपको कुछ ऐसा बता रखा है. इंड्यूस्ड EMI, क्या था, कुछ EMI चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इजंट इट. उसमें आपने फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, मोशनल EMF, रोटेशनल EMF, एंड देन लास्ट में जो आप पढ़ रहे थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था. सो थ्योरी को अगर हम कम भी आगे बढ़ाएंगे तो चलेगा, कुछ जितना पढ़ा उसी को प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं. सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप उसमें इन्वॉल्व लो. क्वेश्चन 48 फ्रॉम एक्सरसाइज 2. ओके, काफी लेट आपको समझ में आया. एनीवे, मैं फिर भी ओपन कर देता हूँ क्योंकि वो प्रायोरिटी ऑर्डर पे था. मैंने बोल रखा था कि आपके डाउट्स रहेंगे. तो 48 बताने के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल या क्वेश्चंस करा था. जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसी पर ही. एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 48. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एक दो एग्जाम, एडवांस जैसे एग्जाम में दिखे. एनीवे, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, जस्ट देख करके मैंने ऐसा बोला. इट सेज ए पार्टिकल है जिसके पास चार्ज Q है, enters a region of uniform magnetic field directed inwards. तो एक यूनिट फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है.
and is deflected at a distance x after traveling a distance y. तो y डिस्टेंस चलने के बाद x डिफ्लेक्शन आया. डिफ्लेक्शन का मतलब, इसका मतलब वो इधर चल रहा था इनिशियली, फिर वो इस तरह से चला गया. सर्कल के पार्ट होगा ये. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, v स्पीड से चल रहा था जिससे. द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ये सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया उसने, और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी कर सकता था. सो इसने v नहीं बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है. हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम m इंटू वी के बराबर होगा. डू वी नो m? नो, m भी नहीं दिया उसने. ओके, और v भी नहीं दिया है, और मोमेंटम बताना है बाकी टर्म्स में, q b और इन सब के टर्म में. आप जानते हो जो रेडियस होती है, ये सर्कल पे चलेगा तो आप इसको क्लेम करोगे कि एक सर्कल होने वाला है, और उस सर्कल, ये सर्कल कुछ ऐसा होगा कि उसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, और इस जगह पे सेंटर लाई करेगा, सो दैट कि ये रेडियस बनेगा टेंजेंशियल, यहाँ पे 90 डिग्री टेंजेंट जा रही है. अब ये 90 डिग्री है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं ना, पिक्चर दिख रहा है. सो ये C है, ये R हो जाएगा. R की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, mv अपॉन QB. mv का मतलब क्या हुआ, P. QB का मतलब Q इज गिवन, B इज गिवन. गुड. तो अगर R पता चल जाए तो अपने को मोमेंटम पता चल जाएगा. मोमेंटम इज गोइंग टू बी R टाइम्स QB, और QB टाइम्स R, ऐसा बोल सकता हूँ. Now, can we find R, the radius? I think that's radius. How to get the radius of it? इसमें ये थोड़ा सा अपने को केयरफुल रहना होगा. ये फिगर दिखने में लग रहा है कि एक क्वार्टर ऑफ सर्कल है, बट जरूरी नहीं, एक्स वाई अलग है. तो एक फिगर को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ. ये हो सकता है कि 90 डिग्री पे ना हो, तो सेंटर हमारा कहीं यहाँ पर भी हो सकता है, और ये किसी एंगल पे तो जरूर होगा. ये एंगल कितना है, यही डिफ्लेक्शन एंगल है. इसको थीटा के टर्म में लिखना उचित होगा. अब यहाँ से अपने को आर चाहिए, ये भी आर है, ये भी आर है. अपने को क्या पता है, एक्स पता है, वाई पता है. सो क्या यहाँ से आर निकाला जा सकता है? तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इसको आप ऐसे ज्वाइन कराओगे हॉरिजॉन्टली, तो आप पाओगे कि ये वाई बनेगा, और ये जो डिस्टेंस बनेगा ये कितना बनेगा, ये डिस्टेंस बनेगा आर माइनस एक्स. आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे होगे. इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 3 डायमेंशंस पता चल रही हैं. सो पाइथागोरस विल बी देयर, एंड इट विल से कि 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर. ये कहाँ से आया, सिंपल कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने इसको आर का रिलेशन पता चल गया. स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2RX प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अपने को आर निकालना है, फिर इसके बाद आंसर आ जाएगा. आर से आर स्क्वायर का कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है. तो आर की वैल्यू कुछ ऐसी नजर आ रही है, कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस एक्स. अब आप इसको वापस बोला लो, और बोलो पी की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी QB बाई 2. आर की वैल्यू रखेंगे, 2x नीचे था तो 2 अलग कर लिया. बाकी आप समझदार हो. रेस्ट क्या होने वाला है, इस अंदर में मिलेगा अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स. अब चाहो तो इसको एक्स से एक बार डिवाइड कर दो, एक को, और जिस तरह से फॉर्मेट लिखा गया उस फॉर्मेट में इसको लिख लो. और वैसे भी 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो ये तीनों सिंगल टर्म्स वाले हैं. सी ऑप्शन को मार्क कर दोगे. समझ में आ गया. सो इट्स लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है. थोड़ा सा ज्योमेट्री है, और थोड़ी सी डेफिनेशन है, आंसर आ जाता है. और कोई मॉड्यूल पर एक्सरसाइज 1 2 3 4 जितनी भी एक्सरसाइजेस है तो अभी आप पूछ लीजिए, वरना हम लोग वापस जाते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे. और या फिर मैं समराइज कर देता हूँ EMI में क्या पढ़ाया गया. EMI एक अच्छा चैप्टर है, उसको आगे बढ़ाते हैं. अच्छा, हो सकता है टाइम डिले से जा रहा हो इन्फॉर्मेशन.
सो EMI को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आई मीन लाइक प्रैक्टिस करा देता हूँ एटलीस्ट। तो एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं, कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं। एक बार कुछ ऐसा दिखा कि आपसे बोला गया कि एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। आपके पास कभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि डिस्कशन है तो डाउट आपके ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपके डाउट नहीं, जब तक मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ। तो जे शेप का एक लेटर बना दिया उसने और बोला ये कंडक्टिंग वायर है, और उसने स्टाइलिश बनाया था टिल्टेड होकर के, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दे रहा हूँ, और इसको यहाँ से हिंज कर दिया गया ओ पॉइंट से। कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि ये जो सेमी सर्कुलर है, ये दूसरा वाला पार्ट सेमी सर्कुलर है, इसकी रेडियस दे रखी है r, और ये जो रॉड है उसकी लेंथ दे रखी है l, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। क्वेश्चन ये था कि अगर इसको हम रोटेट कराते हैं यहाँ से ओमेगा से, तो ये जो टर्मिनल पॉइंट है, लेट्स से उस टर्मिनल पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, ये टर्मिनल पॉइंट है, और ये टर्मिनल पॉइंट ओ है। सो इट सेज फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग यूज कर लेते हैं, बिटवीन ए एंड ओ। सो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को बताना है ए और ओ के बीच में। एक कंडक्टिंग वायर है जो इस शेप का है और इस तरह से लगाया गया। ट्राई कर सकता हूँ। आपने जो लास्ट क्लासेस में सीखा है, अगर आपको रिकॉल है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि नो मैटर किस तरह का वायर क्यों ना हो, अगर ओमेगा से रोटेट करता है उसकी लेंथ हम पता कर पाते हैं। और बी कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला स्टोरी में होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 का इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। सो बी अपने को पता है, ओमेगा पता है, और आर निकालना पड़ेगा अपने को। तो क्या आपको कुछ ऐसा समझ में आया कि हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा दें? ये डिस्टेंस हमारे लिए काम की है, ये वाली, और इस डिस्टेंस को हम कैपिटल एल नाम देते हैं। देयर यू विल फाइंड कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है या पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है ए और ओ के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अपने को इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही अपने को उस तरह से सॉल्व करना है। बस ये आइडेंटिफाई करना है कि बी यूनिफॉर्म है और ओमेगा यूनिफॉर्म है, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो बी इज बी, ओमेगा इज ओमेगा, एल स्क्वायर अपने को पता करना पड़ेगा। So you just join it. You can say this is right angle triangle. So L square will be equal to small l square plus 2r का whole square divided by 2. यही अपना आंसर हो जाएगा। So if we can relate it, we can answer it quickly. और जहां पर भी ऐसा सिचुएशन मिलेगा तो अपने को यही करना है। तो ये फायदा होता है किस चीज का, जो हम लोगों ने डेरिवेशन करके उसको बना के रखा हुआ है। एक दो और एग्जांपल पिक कर लेते हैं। लास्ट क्लास में आपसे ये पूछा था मैंने, फॉर्मूला बताए हुए थे कुछ। सो लेट्स से कि एक स्पेस है जिस स्पेस पर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये सिलेंड्रिकल रीजन है, इस सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इट्स यूनिफॉर्म।
or this radius of the cylinder is r. So ऐसा बोलते हैं a uniform magnetic field exists in long cylindrical space of radius capital R. If B is given as B1 plus B2 T square, where B1, B2 are constant, then find induced electric field at R is equal to R by 2. So the question says कि अगर B का एक्सप्रेशन इस तरह से दिया गया हो तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो R/2 डिस्टेंस पर कितनी होने वाली है, ये अपने को पता करना है. So again you will not do all the calculation steps जो हम लोगों ने वहाँ पर सॉल्व किए थे. आपको बस रिजल्ट यूज करना है. और अगर किसी सिलिंड्रिकल स्पेस पे दिया गया है तो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर जब आर इनसाइड लाई करता है तो उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था और एक आउटसाइड के लिए भी बनाया था. दोनों को हम लोगों को याद रखना है और डायरेक्टली अपने को आंसर देना है. So, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे बताता हूँ. सो यूल फाइंड कि इनसाइड के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, सॉरी इनसाइड के लिए एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग निकाला था. दिस इज इक्वल टू कुछ ऐसा रहा होगा -R/2 dB/dt. चेक कर लीजिए, करेक्शन होगा तो बोलने का. सो -R/2 dB/dt होता है. माइनस का अगेन मतलब केवल डायरेक्शन से रहता है, तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता सकते हो. B1 B2 पॉजिटिव है, ये भी देख लेते हैं. दे आर पॉजिटिव कांस्टेंट. सो यू विल फाइंड कि ये बनेगा -R/2 dB/dt. तो दैट मींस d/dt ऑफ B. B कितना है? B1 plus B2 T square. After simplification, you will get like R/2 into twice B2T. ये किसी भी R लोकेशन के बारे में आपको बताने के लिए रेडी है. अब आपको क्या करना है? अब आपको R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू R/2 रख देनी है. तो E का एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा फाइनली -R/2 into twice B2 into T. ओके, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R/2 रख देते हैं. अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अगर इसको फॉर्मूला वाइज याद रख लो इस केस के लिए, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? -RB2T. सो ये बन जाएगा -R/2 B2T. दैट विल बिकम अवर आंसर. अब वो चार ऑप्शन में कुछ B1 B2 इस तरह के फॉर्म बना करके देगा. अपने को ये ऑप्शन पिक कर लेना है. अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ये माइनस साइन को हम लोग हटा देंगे और डायरेक्शन बता देंगे. डायरेक्शन कैसे बताएंगे? उसके लिए हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि अगर हमने कंडक्टिंग कॉइल रखी होती R/2 रेडियस की, तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में जाती अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको काउंटर करना पड़ेगा. काउंटर करने के लिए इंड्यूस्ड करंट इधर जाएगी, और जिस डायरेक्शन में करंट जा रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होती है. तो हम बोलेंगे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी इंडिकेट कर रहा है. यस, तो दिस इज आल्सो इंडिकेटिंग अवर. हाँ, क्लॉकवाइज जाएगा. तो ये यही जो रेड कलर की लाइन है, दैट विल बिकम वी हैव लाइक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. क्लॉकवाइज रहेगा. Sure.
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऊपर की तरफ है, डॉट से दिखाई गई है, क्रॉस से नहीं. यस. Sir, in the formula it was minus r by 2 dB by dt. So that small r will be capital R by 2. So it will be minus r by 4, no? हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ था, इधर इंटीग्रेट हुआ है कहीं, देखो ये जब इंटीग्रेट हुआ है तो ये टी स्क्वायर वाला टर्म था, तो एक वहां से 2 आया होगा, ये वाला 2, और ये 2 और ये 2 आपस में सेटल डाउन हो गए थे. तो जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला बना वो ये बन गया. Sir, but it was that small r will be replaced by capital R by 2 upon 2. हाँ, दिस स्मॉल आर विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर बाई 2. तो जहां भी Sir, स्मॉल आर आएगा उसको हम कैपिटल आर बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे. sir, so an upon 2 factor will be present at the end of the question. ओके, आई स्टिल फेल टू गेट कि आपने एग्जैक्टली कहाँ पे पॉइंट आउट किया. देखो, ये फॉर्मूला प्रॉपर है, इसमें हमको आर को आर बाई 2 रखना है, तो ये आर बाई 4 हो जाएगा टोटल टी में. फिर जब हम इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वो टी स्क्वायर का एक 2 आएगा, फिर वो 4 में से फिर इसको फाइनली 2 बचाएगा. और या फिर आप ऐसा करो, इसको पहले सॉल्व कर लो, बाद में आर की वैल्यू रख लो. सो व्हाट आई डिड कि पहले इसको सॉल्व कर लिया, बाद में स्मॉल आर की वैल्यू प्लेस कर दी, कितनी, आर बाई 2. तो फाइनल फॉर्मूला में एक बाई 2 जरूर आएगा. यस, तो ये आएगा माइनस आर बी 2 टी बाई 2. और वो सारा कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि बी आपको कैसा दिया गया है. तो बी का हम लोग डिफरेंशिएट करके बता देते हैं. इनसाइड के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं. आउटसाइड के लिए आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताया गया होगा, अगर आपको याद हो, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस स्मॉल आर और डीबी बाई डी टी. तो डीबी बाई डी टी के लिए बी आपको देगा, वहां से डीबी बाई डी टी निकालो, आर की वैल्यू अप्रोप्रिएट रखो, जहां पर जैसी जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट योर आंसर. इजंट इट? जैसे एक और क्वेश्चन में फ्रेम करता है सिमिलर कॉन्सेप्ट पे. आपसे ऐसा बोलता है कि एक स्पेस दिया गया है, उस स्पेस पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे लिए मैटर करती है, तो उसमें मैंने आउटवर्ड दिखाई थी, इस पर भी लेट्स हम आउटवर्ड दिखा देते हैं. ये तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली है इनसाइड दिस पार्ट, और ये जो बाउंड्री है वो सिलेंडर की बाउंड्री है. ओके, और लेट्स से कि हम एक पॉइंट चूज करते हैं यहाँ पर, जो कि उसी के सिमेट्रिकली सेंटर के लेवल पर है. ये इसका सेंटर है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हर लोकेशन पर है, यूनिफॉर्मली है ऐसा. एंड यहाँ पर हम लोग कुछ देखने वाले हैं. सो लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस आ रहा है, उसकी रेडियस भी आ रहा है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू. ठीक है, और अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस वही है जो पुराना हम लोग जानते रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ऑल दैट. ये रेस्ट पे रखा हुआ है, और आपने ये मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया है. सो कुछ क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर देगा, पॉइंट चार्ज, मैं लैंग्वेज लिखता हूँ प्रॉपर, a point charge q is placed as shown if a uniform but time varying magnetic field is switched on in cylindrical space, और सर्कुलर स्पेस भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सिलेंड्रिकल बोल रहे हैं. Then find magnitude and direction of electric force, or as a direction of acceleration.
of charge just after the switch is on, the field is on. इसका मास भी दिया गया, मास m दिया गया. सो क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे स्विच ऑन किया है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है वो भी मैं दे देता हूँ. दैट्स बी नॉट टी रेज टू पावर 4. लेट्स से ये भी गिवन है क्योंकि इसके अपनों को जरूरत पड़ेगी. सो व्हाट विल बी magnitude and direction of acceleration just after. थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आंसर निकालने के लिए चाहो तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, केवल बी नॉट टी दे देता हूँ, क्योंकि अगर बी नॉट टी की पावर में कुछ रखेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि जस्ट आफ्टर में टी टेंडिंग टू 0 आप लगाओगे तो टी रह जाएगा. सो 4 को हटा दिया मैंने, केवल बी नॉट टी कर दिया. सो नॉन जीरो आंसर आ जाएगा. सिंपल केस क्वेश्चन मेंस में सिंपली ऐसा पूछ सकता है कि ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा जैसे ही आपने ये फील्ड को ऑन किया है. क्या ये एक्स एक्सिस की तरफ चलेगा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चलेगा, वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, जेड एक्सिस पे जाएगा, किस डायरेक्शन में ये इसका एक्सेलरेशन आएगा वो आपसे पूछा जा सकता है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है. तो क्या आप डायरेक्शन को पहले डिसाइड कर पाओगे कि ये क्यू चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, या उसका एक्सेलरेशन इनिशियली किस डायरेक्शन में आएगा. ऑप्शन के लिए प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, और प्लस जेड माइनस जेड. सो उसको बताने के लिए अपने को क्या जानने की जरूरत है, तो वो ये जानने की जरूरत है कि जहां पर क्या ये चार्ज रखा है तो इस जगह पर क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है. तो रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता है, और वैसे भी इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है भी नहीं. मैग्नेटिक फील्ड इतने स्पेस पर है, तो क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. फिर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आने के लिए कोई दूसरा चार्ज चाहिए, बट यू डोंट हैव दूसरा चार्ज. फिर आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है, तो बिकॉज ऑफ वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड यू नो कि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करनी होगी. तो ये जो पॉइंट है वो इस सेंटर से आउटसाइड या इस जोन से आउटसाइड लाई कर रहा है. तो हम ये बोलेंगे सॉल्यूशन में कि यहाँ पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले फॉर्मूले से चलेगी. और आउटसाइड वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ई की जो वैल्यू थी दैट वाज माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस आर डीबी बाई डी टी होती है. अगेन हम माइनस को बाद में ड्रॉप कर देंगे, हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग दिखा देंगे. So minus r square is this radius, r was the radius of that area or space. टू किस डिस्टेंस पे अपने को पता करना, r हमारे लिए कितना है, सेंटर से r मेजर किया जाएगा, तो ट्वाइस r है. So this is going to be twice r d upon dt of b. b की वैल्यू मैंने b नॉट t बोला है, वो कुछ और फंक्शन भी दे सकता है, अकॉर्डिंगली यूज करेंगे. तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b नॉट बचेगा, तो यार माइनस r स्क्वायर में से एक r कैंसिल भी हो गया, तो r b नॉट डिवाइडेड बाई 4. इसका मतलब जो E का मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज गोइंग टू बी आर बी नॉट बाई 4. अच्छा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा Q इंटू ई डिवाइड बाई एम. सो इट्स लाइक कि Q कैपिटल Q आर बी नॉट डिवाइड बाई 4 टाइम्स m. यस, 4 टाइम्स m. गुड. तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 2m देगा, 4m देगा, m देगा, और कुछ एक नंबर बदल देगा. डायमेंशनली हो सकता है सेम रखें, तो नंबर्स को बदलता है, तो अकॉर्डिंगली हम नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं. तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है उस टाइम पर, तो t से इंडिपेंडेंट है. अगर इस पे t आता तो फिर हम इनिशियली के लिए t टेंडिंग टू 0 रख देते हैं. तो आप समझते हो कि अगर t का फैक्टर आता है तो 0 रखने पे इनिशियली 0 रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद फिर वो बढ़ना स्टार्ट करता.
अच्छा, किस डायरेक्शन में चलेगा, ये सबसे ये दूसरा पॉइंट है। तो अगर आप कोई लूप इमेजिन करते हो, कंडक्टिंग लूप, और उसको यहाँ पे रखते हो जो कि उससे पास करे, ऐसा अगर आपने इमेजिनेशन में रखा, तो आप पाओगे कि इस पर करंट रन करेगा। फ्लक्स किधर है, फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है। क्या फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है? यस, इंक्रीज कर रहा है। तो करंट क्या करना चाहेगा, उसको डिक्रीज करना चाहेगा, यानी करंट ऐसा चलेगा जो इसको डिक्रीज कराने की कोशिश करे। और इसका मतलब यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गया तो इसका टेंजेंट अपने को चाहिए उस पॉइंट पर। हम लोग टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, तो फील्ड यानी फील्ड हमारा इधर जा रहा होगा। गुड। अगर ये फील्ड होगा डिपेंड अपन क्यू पॉजिटिव है या जो भी है, तो क्यू पॉजिटिव रहा होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्यू नेगेटिव रहा होगा तो नीचे आ जाएगा। तो वो क्यू पर भी डिपेंड करेगा। सो अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग एज्यूम करेंगे क्यू पॉजिटिव है, और ऑप्शन दिया होगा तो फिर हम ये भी बात का ख्याल रखेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन क्यू। इफ क्यू इज पॉजिटिव इट गोज अप, इफ क्यू इज नेगेटिव इट गोज डाउन, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड ही रहने वाली है। सो आंसर कुछ ऐसा दे सकते हैं कि इफ क्यू पॉजिटिव सो अपवर्ड जाएगा, इफ क्यू नेगेटिव तो डाउनवर्ड आएगा। बता सकते हैं। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, सर्कल पे चलेगा, कैसा चलेगा? तो फिर वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, पाथ निकालना। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जो बाउंड हो सर्कल पे चलना। ये चलेगा तो उसकी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी, फिर इसका एक्सेलरेशन भी बदलता जा रहा है तो वेलोसिटी भी बदलेगी, और वो कर्व पाथ पे कुछ चल रहा होगा। So this is how induced electric can be utilized to apply a force on a charge to move a stationary charge without using electric field. I mean, induced electric field को कैसे create कर रहे हैं without using charge? Magnetic field को आप on करो, change करो, आप पाओगे कि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, चार्ज पर फोर्स लग जाएगा। लेकिन ये कैसा लगेगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, क्लोज कर्व के फॉर्म में होती है, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो आपने देखा था, टर्मिनेट करता है और इमर्ज करता है। अंडरस्टूड? सो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके साथ सामने रख सकता है। इन दोनों केसेस में क्या यूज हो रहा है? फील्ड आउटसाइड द जोन, फील्ड इनसाइड द जोन। उनका फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग याद रख सकते हैं। सो ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड स्टोरी थी, और मोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद जो कहानी आने वाली है उसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्टर, इंडक्शन मैं आपको आज ब्रीफ कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में उसको प्रॉपरली डिटेल में बता दूँ। फॉर्मुलेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि उसका क्या रोल है। जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, हेडिंग कुछ ऐसी डाली जाएगी नेक्स्ट क्लास में, और अभी भी हम लोग डालते हैं तो इंडक्शन या इंडक्टर। सो इंडक्टर्स क्या होते हैं? इंडक्टर्स भी डिवाइसेस होती है बेसिकली, जैसे कैपेसिटर होता है। तो हम लोगों ने एलिमेंट पढ़े हुए हैं, एक बैटरी पढ़ा हुआ है कि बैटरी लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। रेजिस्टेंस एक एलिमेंट होता है, कैपेसिटर एक एलिमेंट होता है। तो जब कभी आप सर्किट्स को सॉल्व करते हो तो आपको यही एलिमेंट्स मिलते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम देम की स्विचेस वगैरह कुछ होते हैं, वो सब काम ये किरचॉफ इक्वेशन लगाने के लिए ये रोल प्ले करते हैं। इंडक्टर एक तीसरा या फिर नेक्स्ट एलिमेंट है। उसको हम लोग इस तरह से स्प्रिंग जैसा दिखाएंगे, और उसको एल या एम से लिखेंगे। एल से जब लिख रहे होंगे वो सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और एम से लिखेंगे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। मोस्टली आपको एल से लिखा हुआ दिखाया जाएगा। इस पर एक करंट चलेगा। मैं आपको ब्रॉडर वर्जन्स बताता हूँ, डेफिनेशंस पे तुम लोग बाद में भी आ सकते हैं, और सर्किट सॉल्व करने में ये टेक्निक हमारी हेल्प करती है। अगर इस तरह से करंट जा रहा है, या फिर करंट बैटरी में नहीं भी जा रहा है तब भी, तो बैटरी एक एक्टिव एलिमेंट है। तो बैटरी को हम बोलते हैं कि ये एक्टिव एलिमेंट है, यानी उसका पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी खुद ही डिसाइड करती है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, नो मैटर कि करंट इधर जा रहा है या फिर करंट इधर जा रहा है। सो बैटरी का हायर टर्मिनल बड़ा प्लेट होता है, लोअर टर्मिनल छोटा प्लेट होता है हमेशा के लिए।
रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, रेजिस्टेंस का पॉजिटिव करंट बताता है। अगर करंट नहीं है तो हम बता नहीं सकते रेजिस्टेंस का कौन सा पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस का ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर करंट पता है तो हम बोलते हैं कि जहां से करंट इंटर कर रही है वो पॉजिटिव है, जहां से लीव करेगी वो नेगेटिव है। सिमिलरली कैपेसिटर में भी हम लोग प्लस माइनस नहीं बता पाते जब तक अपने को चार्ज ना पता हो। जहां से चार्ज इंटर करता है तो प्लस होता है, जहां से चार्ज लीव करता है वो माइनस होता है। और इंडक्टर में आप देखोगे, इंडक्टर में भी हम लोग कुछ ऐसा करने वाले जहां से करंट आएगी वो पॉजिटिव आएगी और जहां से निकलेगी वो नेगेटिव निकलेगी। तो इस तरह से हम प्लस माइनस सर्किट्स के एलिमेंट्स में बनाते हैं। ये जो मैं आज बता रहा हूँ अभी को आपको ये सर्किट सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये इंडक्टर क्या होता है, कैसे आता है, जैसे रेजिस्टेंस कुछ हुआ करता था, आया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, देखा था हम लोगों ने, तो इंडक्टर भी हम कैलकुलेट करेंगे। इंडक्टर इज मोस्ट रिजेंबल्स टू कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, सिमिलर टाइप की डिवाइस होती है। आप ऐसा समझ लो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करता है। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टोरी है और ये मैग्नेटिज्म की स्टोरी है, तो उसी का काउंटर वर्जन है। अच्छा, अभी हम लोग सर्किट पर अगर फोकस करें तो इक्वेशंस क्या बनती हैं। लेट्स से ये जो टर्मिनल्स है वो ए और बी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी ए इज हायर, वी बी इज लोअर, हायर माइनस लोअर इज अ ड्रॉप, दैट इज ई। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ए टर्मिनल, इसको भी लिखते हैं बी टर्मिनल, तो हायर पोटेंशियल है ए का, लोअर पोटेंशियल है बी का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ हायर माइनस लोअर। और इसकी वैल्यू हम प्लस आई आर लिखते हैं। इसका मतलब है ए का पोटेंशियल ज्यादा था, उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज किया, तो हम बी के पोटेंशियल पे चले गए। कई बार लोग इसको ऐसा भी लिखना प्रेफर कर सकते हैं कि हमारे पास ए का पोटेंशियल था, उसमें से हमने आई आर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आई आर का ड्रॉप हुआ है, तो कहाँ पहुंच गए, बी पॉइंट पर, तो ये दिस विल इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बी। अब देखो ये दोनों इक्वेशन सेम लिखी हुई हैं। सो ए में से अगर इतना पोटेंशियल कम हो जाता है क्योंकि आप इधर जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो बी मिलता है। सो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। सिमिलरली कैपेसिटर में आते हैं। कैपेसिटर में हम लोग क्या लिखा करते थे कि ए का जो पोटेंशियल है और जो बी का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड कैपेसिटर में हमारे पास इक्वेशन आया था V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो इसको हम लोग क्यू बाई सी लिखते हैं। नाउ क्यू भी करंट से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे हम करंट भी लिख सकते थे। कैसे रिलेटेड होता है, हम जानते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होती है। तो जो Q होता है वो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ करंट होता है, तो इंटीग्रेशन आई डी टी होता है। तो इस सर्किट के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं, तो इस सर्किट के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। इसका मतलब है कि जो वी ए माइनस वी बी है वो टाइम का फंक्शन आता है, जबकि आप देखोगे कि बैटरी में वी ए माइनस वी बी कॉन्स्टेंट था, और रेजिस्टेंस में भी कांस्टेंट हो सकता है अगर करंट हमारा कांस्टेंट आर कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमारा सी कांस्टेंट भी है, आई कांस्टेंट भी है, तब भी वी ए माइनस वी बी यहाँ पर टाइम का फंक्शन आएगा और इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है। तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि जब सर्किट में सी आता है तो उसको इंटीग्रेटिंग सर्किट बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग सर्किट का मतलब हुआ क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना होता है। इसी का काउंटर वर्जन इंडक्टर काम करता है। इंडक्टर में अगर इस टर्मिनल को हमने ए दिया, ये टर्मिनल बी दिया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंडक्टर इज द न्यू वन। ये कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ और उसको हम लोग यूज करेंगे इंडक्टर के बारे में। तो जब हम लोग वी ए माइनस वी बी लिखा करेंगे, तो वी ए माइनस वी बी जो होगा वो एल डी आई बाई डी टी होगा, एल डी आई बाई डी टी। तो ये जो L है वो आपको दिया जाएगा, I आपको दिया जाएगा, और इसमें हम डिफरेंशिएशन ऑफ करंट यूज करेंगे। तो आप देखोगे इंडक्टर में डिफरेंशिएशन ऑफ करंट यूज किया जाता है, कैपेसिटर में इंटीग्रेशन ऑफ करंट यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस में डायरेक्टली करंट यूज किया जाता है, और बैटरी में करंट यूज ही नहीं किया जाता है। तो इस तरह से करंट्स का यूज और उसका ना यूज होना, यूज होने में भी डायरेक्ट करंट का यूज होना, इंटीग्रेशन फॉर्मेट में यूज होना, डिफरेंशियल फॉर्मेट में यूज होना, ये पूरी स्टोरी को कंप्लीट करता है।
तो हमने करंट को देखा, करंट के इंटीग्रेशन को देखा, उसके डिफरेंशिएशन को देखा और विदाउट करंट वाले एलिमेंट्स को भी देखा। और आपके सिलेबस में यही 4 एलिमेंट्स हैं, इससे ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं है। आगे चल करके ये जो डीसी बैटरी है ये ना होकर के एसी करंट हो जाएगा, दस डिफरेंट स्टोरी, बट एक वोल्टेज सोर्स रहेगा और एलिमेंट्स में ये रहेंगे RLC। आगे चल करके आप देखोगे कि RLC अब हमको एक ही सर्किट में R भी लगाएगा, L भी लगाएगा, C भी लगाएगा, या फिर कोई भी RL लगा सकता है, या फिर RC लगा सकता है, या फिर LC लगा सकता है। तो उसके बेसिस पर हम नाम देंगे सर्किट्स के कि RC सर्किट है, LR सर्किट है, LC सर्किट है, या फिर RLC सर्किट है। अभी तक जो आपने पढ़ रखा है वो एक पढ़ रखा, कौन सा? RC सर्किट। आपको याद होगा आपने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर RC सर्किट में पढ़ा था, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था। Now there's a coming new member which is called inductance। जो L, ये इस डिवाइस को इंडक्टर कहते हैं, जैसे इसको रेजिस्टर कहते हैं। L को इंडक्टेंस कहते हैं, जैसे R को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो L is known as inductance। जैसे कैपेसिटर कैपेसिटेंस, इंडक्टर इंडक्टेंस, रेजिस्टर रेजिस्टेंस, उसी तरह से इसकी लैंग्वेज चलती है। ये बहुत जनरल बातें मैंने ब्रीफ में बताया। अब ये फॉर्मूला है, इसको हमको यूज करना है। एक बार इसको यूज करना सीख जाएंगे, सर्किट सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आपने लिखा है मतलब इससे बस एसी करंट ही लगेगा ना, डीसी नहीं चलेगा ना। देखो क्या होता है ना कि अगर करंट वेरी कर रहा होगा तो इसका रोल रहेगा। यस, अगर आप ऐसा बोलना चाहोगे अगर कांस्टेंट करंट चलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0, क्योंकि L डी आई बाई डी टी में डी आई बाई डी टी 0 हो जाएगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तभी आएगा जब करंट टाइम के साथ वेरी कर रही होगी। और अगर करंट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इंडक्टर विल बिहेव लाइक वायर, बिकॉज उसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम 0 फॉर कांस्टेंट करंट। तो जब डीसी बैटरी से लगाओगे तो आप पाओगे कि बहुत छोटे समय के बाद उससे करंट चलना बंद हो जाएगा। आई मीन लाइक सॉरी, करंट उससे चलेगा लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस आना बंद हो जाएगा। छोटे समय के बाद क्या होता है, जब आप करंट से डीसी से भी कनेक्ट करते हो ना बैटरी से, तो एक साथ सारा चार्ज नहीं जाता है, स्लोली स्लोली करंट बिल्डअप होती है, जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपने देखा था। तो उस समय आई वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब तक आई फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा तब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा। जब आई टाइम का फंक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम 0। एसी में ज्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि एसी में हर मोमेंट पर टाइम करंट चेंज होती रहती है, तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हर मोमेंट पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बट डीसी में क्या होगा, इनिशियली चेंजेस आएंगे, लेटर ऑन सेटल डाउन हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन विल बी अचीव्ड वेरी शॉर्टली। सो वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे कि इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, और वो एल एम में क्या डिफरेंस है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ऑल दोज कैलकुलेशन विल बी देयर। जैसे पहले हम लोग ने सी को डिफाइन किया था, फिर सी को कैलकुलेट करने का आइडिया ढूंढा था, ए एफ साइलेंट बाई डी अलग अलग कैपेसिटर्स के लिए। सिमिलरली हम लोग एल को डिफाइन करेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट्स के लिए हम लोग इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन नॉर्मली दिख जाता है। और एक बार एल कैलकुलेट करना सीख लिया तो फिर हम लोग बात करेंगे कि उसके क्रॉस उसको सर्किट में कैसे यूज करते हैं। जैसे सी को यूज किया था, सीरीज पैरेलल वाला भी स्टोरी बनेगा, एनर्जी स्टोरेज वाली भी स्टोरीज बनेंगी, बहुत सारी स्टोरीज बनेंगी जो कैपेसिटर में आपने पढ़ी थी, उसी का पैरेलल वर्जन है ये। सो दैट विल बी द पोर्शन फॉर द नेक्स्ट क्लास आफ्टर द टेस्ट। टेस्ट के लिए मैं बता देता हूँ, मैग्नेटिज्म का ही पोर्शन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, परमानेंट मैग्नेट्स जिसको बार मैग्नेट कहते हैं, और जिसमें जियो मैग्नेटिज्म था, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी है। सो रिवाइज कर लो, मेंस पेपर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा बट बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं ऑफ कोर्स। सो अच्छे से इसको दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं। कोई कंसर्न क्वेरी हो जल्दी से पूछ सकते हो आप। और आप लोगों से ये बोलना है मेरे को कि आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है, क्योंकि अब टाइम पास हो रहा है, और you need to gear up really. So अगर आपको इश्यूज बन रहे हैं सो कांटेक्ट टू फैकल्टीज और अपने आप को गियर अप करो। चलेगा,
So if there's anything quickly you can ask, otherwise we can wind it off.